हुए मैं 9 तारीख से पहले अपने कागज जो है यहां से विड्रॉ करूंगा। लेकिन अगर उसका लिस्ट मेरे लिस्ट से छोटा पड़ा तो उनको अपने कागज विड्रॉ करके घर में बैठना चाहिए। मैं भी देखूं। आपको बड़ा शौक है ना ये अंदर और बाहर करने का। अरे ना, अब आपके अंदर बाहर करने से यहाँ लोगों के मुतालबे हल नहीं होंगे। आपका अंदर बाहर करने से नौजवान जो बेरोजगार बैठा है उसको रोजगार नहीं मिलेगा। अंदर बाहर करने से यहाँ जो बिजली की कीमतें रोज बढ़ती जा रही हैं उसमें कमी नहीं होगी। जो यहाँ महंगाई का हाल है उसमें कमी नहीं होगी। जो यहाँ डेवलपमेंट का सिलसिला रुका हुआ है वो चलेगा नहीं। जो बीजेपी को हम रोकने की काम कर रहे हैं, उल्टा ये लोग जो है बीजेपी की जोली में जाके अपना सीट डालने का काम करेंगे। ये कौन सा ऐसा बीजेपी का लीडर है जिसने अपनी तकरीरों में ये नहीं कहा कि अगर हमें 4-5 सीट कम पड़ गए हम आजाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाएंगे। सीधी बात है ना, आजाद उम्मीदवार और बीजेपी दोनों को वोट डालना एक बराबर है। बिल्कुल, जरूर एक बराबर। और ये वो बीजेपी है जिसने हमें परेशान और तंग करने में कोई कसर बाकी नहीं। आप कहां हमारे दौरे हुकूमत में आपके बिजली का बिल 250, 300, 350, 400 उससे ज्यादा नहीं। आज महीने में देहाती इलाकों में बिजली का बिल 1650 से कम आता ही नहीं। ये हम हैं जिन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी तो हम बिजली का खर्चा कम करने के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना। जो महंगाई का दबाव हर घर पे है, खासकर इन गैस सिलेंडरों को लेके, वजीर आजम साहब ने चूल्हे तो बांटे, हर घर में उन्होंने कहा ये गैस का चूल्हा ले लो, लेकिन ये बताना भूल गए कि चूल्हा चलाने के लिए आपको सिलेंडर भी खरीदना पड़ेगा और सिलेंडर की कीमत रोज बढ़ती जाएगी। ये हम लोग हैं जिन्होंने मंशूर में वादा किया है कि हमारी हुकूमत आएगी तो साल में 12 सिलेंडर मुफ्त हम बांटना शुरू करेंगे। ये हम लोग हैं जिन्होंने बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के लिए जो है वादे किए हैं अपने मंशूर में। बाबा कौम ने हमें विरासत में मुफ्त तालीम दी थी। इन लोगों ने उस मुफ्त तालीम के सिलसिले को बंद किया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में यहां के नौजवानों से वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो हम यूनिवर्सिटी के लेवल तक अपने बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करना शुरू करेंगे। दरिया आपकी है, यहां से आप लोग रेत निकालते थे, उस रेत की आप कमाई करते थे। अगर कमाई ना भी करते थे कम से कम आप वो रेत खरीदने के काबिल होते थे। वो रेत का ट्रक आपको 3000 रुपए में मिलता था, आज 15,000 16,000 रुपए यही रेत का ट्रक। क्यों? क्योंकि इन्होंने ठेकेदार बाहर से लाए, रेत निकालने का ठेका उनको दिया, वो मजदूर भी बाहर से लाते हैं, सारा कुछ बाहर से लाते हैं, अपना पैसा यहां से कमा के बाहर ले जाते हैं। ये हम लोग हैं जिन्होंने अपने मंशूर में कहा है कि अगर दरिया हमारी है तो उसमें से रेत और पत्थर निकालने का हक हमारे लोगों को होगा। जरा मुकाबला करें ये आजाद उम्मीदवार, जरा कहें कि वो ये हासिल कर सकते हैं। जरा मुझे बताएं ना वो कैसे जम्मू कश्मीर को ठीक कर सकते हैं, क्या करेंगे वो यहाँ? जिस बीजेपी ने इस मुल्क में मुसलमानों को जलील करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, आज उनकी मदद कर रहे हैं। जिस यूपी के सीएम ने अपने बुलडोजर चलाते हुए कहा कि मैं इन मुसलमानों को आजान जो है वो अब भुला दूंगा, हम उनको यहां आने देंगे? जिन्होंने मस्जिदों पे, दरगाहों पे, मदरसों पे ताले लगाए,
जो जुमा को नमाज अदा करते हुए नमाजियों को लात के जरिए गिराएं। लेकिन अब आखिरकार जब हम बात करते हैं तो अपने जज्बात को लेके करते हैं। हमने उन ताकतों की मदद नहीं करनी है जिन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ जलील किया, जिन्होंने हमारे हकूक छीने, जिन्होंने हमें धोखा दिया, यूटी बनाया, हमें रियासत के 2 टुकड़े किए और जरा सा भी 10 पैसे का उसका फायदा हमें नहीं पहुंचाया। एक नई फैक्ट्री दिखाए हमें जनाब जो यहां लगी हो, एक नया कारखाना ऐसा, उल्टा जो बेचारे अपनी मेहनत से कारखाने लगा भी गए उनकी भी आज हालत क्या है। मैं सुबह सुबह एक बेचारे के घर से आया जिन्होंने कपड़ों का फैक्ट्री लगाया हुआ था। फैक्ट्री में आग लगी, फायर ब्रिगेड को 55 मिनट लगे उसके यहां पहुंचने में, हालांकि फायर स्टेशन उसके फैक्ट्री से 5 मिनट की दूरी पे था। एक अफसर उसको नहीं गया हाल पूछने के लिए, ना एक नहीं गया। उन्होंने बम गाड़ी भेजी, एक में तो पानी नहीं था, एक का वहां पहुंचते पहुंचते एक्सल टूटा। एक्सल टूटा ना प्लेन सड़क पे। मैं पहली बार सुन रहा हूं कि प्लेन सड़क पे गाड़ी का एक्सल टूट जाए। उनको फिर लार से गाड़ी घुमा के पता नहीं कहां से उसको, तब तक उसका जो भी था उस फैक्ट्री में वो खत्म हुआ। ये फिर हमसे उम्मीद करें कि हम इनकी मदद करेंगे, तभी तो ये चिढ़ते हैं हमसे, तभी तो ये हमें हराने में लगे हुए हैं। नहीं तो खुदारा मुझे बताइए ना, ये जेल में बैठे हुए लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं? नहीं, अब ये सोचने वाली बात है। जब पहली बार बारामूला में हुआ, मैंने इसको उल्टा नहीं समझा, क्योंकि उसने पहले भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था। मैंने सोचा चलिए ना दोबारा अपनी किस्मत आजमा रहा है। अब उसकी किस्मत थी, वो जीता, मैं हारा, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन इस बार जब असेंबली का इलेक्शन अनाउंस हुआ और मेरी जमात ने गांधरबल के लिए मेरा नाम आगे रखा, अचानक एक बंदा खड़ा हो जाता है जिसके कागज शुपैया में नामंजूर हुए। वो कहता है ना अब मैं गांधरबल से लड़ूंगा। अब गांधरबल से उसका कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन अब मैं मान के चल रहा हूं तो उसके कागज वहां नामंजूर हुए सिर्फ इसलिए उसको कहा गया था कि आप वहां शुपैया से नहीं लड़ोगे, आप गांधरबल से लड़ोगे। लेकिन मैं देखना चाहता था कि ये इसमें है क्या, ये कोई साजिश तो नहीं है। तो मैंने अपने 2-3 साथियों को, मैंने उससे ज्यादा किसी को कहा नहीं, मैंने कहा ना मैं ऐसा करता हूं, मैं दूसरी सीट से भी कागज भरूंगा, देखते हैं ये लोग क्या करेंगे। लेकिन मैंने ऐलान नहीं किया कि वो सीट कौन सा हो। ना मैंने बीरवा के लिए कैंडिडेट का ऐलान किया, ना मैंने बड़गाम के लिए। लेकिन अपने 1-2 ये मीडिया वालों के कान में मैंने डाला कि मैं शायद बीरू से लड़ूंगा। अब जिस दिन कागज भरने का दिन होता है, मैं क्या देखता हूं कि वो शख्स पहले गांधरबल में भरता है, फिर बीरू में भरता है। अब उसकी बदकिस्मती, मैंने बड़गाम के लिए कागज तैयार किए। उसको बड़गाम के लिए कागज मिले नहीं, अब वो फंसा बीरू में। अब वो कहता ना मैं क्या करूं। किन किन पुलिस वालों ने मेरे साथियों को फोन नहीं किया और उनको कहा भी आपने क्या किया, आपको तो बीरू से लड़ना था, आप कहां गए बड़गाम। उन्होंने कहा हम भी दिमाग रखने वाले लोग हैं, आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही साजिश कर सकते हो।
लेकिन गांदरबल बारामूला नहीं है। इंशाल्लाह नियत मेरी साफ है। मैं यहां आपको धोखा देने के मकसद से नहीं आया, मैं आपके वोट को जाया करने यहां नहीं आया। मेरा यहां आने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि 2014 में जहां हमारे काम रुक गए थे उनको हम दोबारा शुरू करें। और उसमें खासकर जैसे मेरे साथियों ने कहा, जो भी वाकुरा की शिकायतें हैं, जो भी आपको बीच बीच में नजरअंदाज किया हुआ है, जहां आपके काम रुक गए हैं, जहां आपकी मुलाजमत रुक गई है, जहां बेरोजगार नौजवानों का रोजगार रुक गया है, इंशाल्लाह 8 अक्टूबर के बाद इन सब चीजों को हम दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन आप साथियों से सिर्फ मेरी मोतबाना गुजारिश है कि मेहरबानी करके हमारी ये बातें जो है आप घर घर पहुंचा के लोगों को मुतमईन करें कि इस बार दोबारा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में अपना वोट इस्तेमाल करें। बाकी आपने सिर्फ इतनी मेहनत करनी है कि 25 सितंबर को आप पोलिंग बूथ में जाके वहां मेरे हक में वोट दें। उसके बाद इंशाल्लाह अगले 5 साल के लिए मैं मेहनत करके आपका खादिम के तौर पर आपको निकाल के हल करूंगा।